तो आज मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में आज का थॉट देखिए, इजी नो वर्थ इट यस। तो मतलब क्या है, हम एक नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट में सिलेक्शन होना आसान है? सो मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी टफ जॉब, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर इसमें हमें सिलेक्शन मिलता है तो क्या ये इतनी मेहनत वर्थ हो जाएगी, वेदर दिस एफर्ट इज वर्थ इट और नॉट। सो तब आंसर है एब्सोल्युटली यस, 100% ये वर्दी एफर्ट है। सो अब आप इसको समझिए बड़े ध्यान से। मैंने क्यों कहा कि ये इजी नहीं है? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर बहुत मुश्किल आएगा? द आंसर इज नो। पेपर आपका लार्जली एनसीईआरटी से ही आएगा। सो फिर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या है? लाखों बच्चे कुछ हजार सीट्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और ये जो रेशो है ये इस एग्जाम को बहुत कोवेटेड के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट भी बना देता है। अब लेकिन इस डिफिकल्टी को आसान किया जा सकता है। आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान किया और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के ऊपर अमल किया, एक्शन किया और बड़े आसानी से एक सिस्टमैटिक स्मार्ट वर्क के द्वारा इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। वर्थ इट क्यों कह रहा हूं? देखिए, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं व्हेन द व्हाई इज क्लियर द हाउ इज इजी। जब आपको यह पता हो कि आप कोई काम किस लिए कर रहे हैं तो कैसे करना है बहुत आसान होता है। सो आपके बहुत सी वजह हो सकती हैं कि आप क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं। बड़ी अच्छी लाइफ है, बहुत डिग्निफाइड लाइफ है, फाइनेंशियली बहुत रिवार्डिंग लाइफ है, बहुत चैलेंजिंग है, जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आइडियल आपके सामने देता हूं कि अगर आप आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके मां बाप को कितनी खुशी होगी। हो सकता है ये उनका सपना हो। आपके मां बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त कितना खुश होंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस मेहनत को करने के लिए। कितने लोगों के लिए आप इंस्पायरेशन बनेंगे, कितने आपके जानने वाले लोग इंस्पायर होकर के अपनी लाइफ को बेटर करेंगे, कितनी जिंदगी में आपकी वजह से क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है। ये भी वो वजह हो सकती है हायर आइडियल कि मैं व्हाई आई एम डूइंग दिस, इसको कर क्यों रहा हूं। और आप फिर देखिए, जब ये चीज आपकी क्लियर होती है तो कितनी मेहनत करनी है बड़ी आसानी से हो जाएगी। देन द हाउ इज इजी। तो चलिए आज का मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ फिश हैज एन ऑपरक्यूलम एंड एन एयर ब्लैडर, व्हाट एल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सीन इन दिस फिश। तो मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। फिश है, उसमें गिल कवर है, एयर ब्लैडर है जो बायंसी में मदद कर रहा है। आपको समझ में आ गया कि ये बोनी फिश है। ऑस्टिक थाइस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सो बोनी फिश में इन चारों में से और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बड़ा सिंपल, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, साइक्लॉयड और टीनॉयड स्केल। जो बाकी ऑप्शंस है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, पॉइजन स्टिंग, वेंट्रली लोकेटेड माउथ और क्लेस्पर्स ऑन पेल्विक फिन्स इन मेल्स, ये कार्टिलेजनस फिश या कॉन्ड्रिक थाइस में देखने को मिलता है। और कॉन्ड्रिक थाइस में जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। स्कूग एंड मिलर आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पीजीआर। 5 सेकेंड में आपको इसके लिए दे रहा हूं। बहुत आसान, आपको यह समझ में आ गया। आंसर है ऑप्शन 3 साइटोकाइनिन। सो देखिए, यहां से यह क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है पर अक्सर क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। 2 तरह के क्वेश्चन मैचिंग में यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक कि किस पीजीआर का केमिकल नेचर कैसा है, शुरू में आपकी एनसीईआरटी के पैराग्राफ में यह बात दी हुई है। दूसरा मैचिंग का क्वेश्चन यह आ सकता है कि किस पीजीआर के साथ में किन साइंटिस्ट का नाम उनकी डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड है। इन दोनों क्वेश्चंस को अभी तैयार कीजिए। स्कूग और मिलर का नाम एसोसिएटेड है डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन्स के साथ में। तो निकोटियाना टबैकम जो प्लांट है, जिसे टोबैको प्लांट कहते हैं, उनके इंटरनोड पर अगर वुंड हो जाए तो वहां पर एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल ग्रो करेगा, इसे कहते हैं कैलस। और स्कूग ने यह देखा कि ये जो कैलस है ये तब प्रोलिफरेट करता है अगर ऑक्सिन के अलावा यहां पर वास्कुलर एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क हो या फिर कोई एक डीएनए
हो, अगर ये चीजें प्रेजेंट है, ऑटोक्लेव डीएनए है, तब आपको ये प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर डीएनए के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर फ्रेश सैंपल है डीएनए का, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल है डीएनए का, तो वो काम नहीं करेगा। ऑटोक्लेव्ड अगर कर दिया आपने, उसको ऑटोक्लेव कर दिया डीएनए के सैंपल को, तो वो काम कर सकता है। यहां से लोगों को यह समझ में आया कि शायद ये जो सब्सटेंस है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कोई ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है इस डीएनए का, और बाद में मिलर ने इसको क्रिस्टलाइज किया, आइडेंटिफाई किया, और आप जानते हैं हेरिंग स्पर्म जो डीएनए ऑटोक्लेव्ड था उसमें काइनेटिन की डिस्कवरी हुई। सो आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो अब हम एमवीक्यू नंबर 3 पर जा रहे हैं। देखिए, अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अ मोनोसैकेराइड एंड अ फॉस्फोरिक एसिड आर द कंपोनेंट्स ऑफ AN। सो सेल बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल से बड़ा सिंपल क्वेश्चन, केवल 5 सेकेंड आपको मैं इसके लिए दे रहा हूं। तो बहुत आसानी से आपने बताया, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। न्यूक्लियोटाइड मोनोमरिक सब यूनिट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड की। तो जो आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, प्यूरीन और पायरिमिडीन बेसिस की बात कर रहे हैं। मोनोसैकेराइड या तो राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात कर रहे हैं, और फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट जो ग्रुप प्रोवाइड करता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। और इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बनता है? न्यूक्लियो टाइड। फिर मैंने जैसे बताया कि ये रिपीटिंग सब यूनिट है, मोनोमरिक सब यूनिट है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड की। सो चलिए जल्दी से एमवीक्यू नंबर 4 पर जाते हैं। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बताइए डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कहां पर प्रेजेंट होता है? ओनली 5 सेकेंड्स अगेन। तो बहुत आसान है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, स्किन। तो देखिए, जब आप कनेक्टिव टिश्यू को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि इट कैन बी लूज, इट कैन बी डेंस और इट कैन बी स्पेशलाइज्ड। सो 3 तरह से क्लासिफाई कीजिए। लूज में आपको पता है, आप बात कर रहे हैं एरियोलार की, आप बात कर रहे हैं एडिपोज टिश्यू की। डेंस में 2 तरह के हो सकते हैं, कोलेजन फाइबर्स की ओरिएंटेशन के हिसाब से, रेगुलर और इर्रेगुलर। ये रेगुलर आपको देखने को मिल सकता है टेंडन और लिगामेंट में, और इर्रेगुलर जो हमने क्वेश्चन पूछा है ये आपको स्किन में देखने को मिल सकता है। यहां पर कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो मैंने बहुत तेजी से आपके सामने ये कंसेप्ट को रिव्यू कर दिया। मुझे उम्मीद है आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को, अगर ये एंट्रेंस में आया तो कर पाएंगे। फाइनली आज का फाइनल एमवीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन इन इट्स एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? केवल 5 सेकेंड आपको दे रहा हूं। तो देखिए, आपने अगर इसका आंसर ग्लूकागन लगाया है तो अब मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपने पहले ग्लूकागन आंसर नहीं लगाया, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर है कॉर्टिसोल, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं केवल ब्लड ग्लूकोज लेवल पर असर नहीं पूछ रहा हूं। केवल ब्लड ग्लूकोज लेवल में हमें पता है कि ग्लूकागन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिक है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाता है, हाइपोग्लाइसीमिक है। इस सेंस में ब्लड ग्लूकोज लेवल पर दोनों का एक्शन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। लेकिन देखिए, यहां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि सारे एक्शंस पे बताइए, कार्बोहाइड्रेट पे, लिपिड पे और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। तो देखिए, कॉर्टिसोल इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट फेवर्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, एंटागोनिस्ट हो गए। देखिए, लिपिड में कॉर्टिसोल की वजह से लिपोलाइसिस होता है, अपनी एनसीईआरटी की बात देखिए। और इंसुलिन की प्रेजेंस में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली लिपिड्स में कन्वर्ट होता है, फैट में स्टोर होता है, और स्टोर्ड फैट को इंसुलिन टूटने नहीं देता। बिल्कुल अपोजिट एक्शन है। और अगर आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कॉर्टिसोल की वजह से प्रोटियोलिसिस होता है, और जबकि इंसुलिन की वजह से इंक्रीज्ड अपटेक होता है अमीनो एसिड का बॉडी सेल में। कॉर्टिसोल डिक्रीज करता है अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय बॉडी सेल। सो इसका मतलब इंसुलिन का जो है प्रोटीन के एनाबॉलिज्म फेवरेबल
इफेक्ट है, जबकि कॉर्टिसोल का प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को फेवर करने का इफेक्ट है। सो अगर आप ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्शंस देखेंगे देन द आंसर वुड बी कॉर्टिसोल। मुझे उम्मीद है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, अब आप इसको बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। फाइनली आज का मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। अब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर देखिए, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी वॉल्यूम 3। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो पहली 2 यूनिट्स हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल होते हैं, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ऑडियो सॉल्यूशंस को सुनेंगे, उतनी आसानी से बार बार सुन के आपको ये चीजें याद होंगी, क्योंकि रिपीटिशन से मेमोरी बड़ी आसानी से बनती है। इसीलिए मैंने यहां पर फिर आपसे कहा कि अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी सेक्शन में जाइए, वहां पर 71 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबको अटेम्प्ट कीजिए, सबके ऑडियो को सुनिए, और एक बार हो सके तो एक बार एनसीईआरटी और पढ़ लीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, व्हेन दिस सेम इंफॉर्मेशन गोज अगेन एंड अगेन थ्रू द synapse becomes facilitated, and this is one of the very important that why revision and recall, conversion of short term memory into long term memory, उसमें रिवीजन और रिकॉल का बहुत अच्छा रोल है। तो कोई भी ऐसी फैक्चुअल चीज जो आपके सामने आ रही है उसको बार बार करने का फायदा होता है, आसानी से याद रह जाएगी एग्जाम में। थैंक यू सो मच।